नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। आज का जो विषय है हमारा पशु में घाव, जख्म, प्राथमिकता, चिकित्सा एवं प्रबंधन। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने स्पीकर के बारे में जानेंगे, जो कि हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, जो कि थोड़ा सा वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। स्वागत है सर आपका कृषि नेटवर्क सेशन में। नमस्कार दिव्या। जैसे कि आपने बता ही दिया है, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। मैं सह प्राध्यापक हूँ पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर में, और पिछले 12 वर्षों से इस फील्ड में कार्यरत हूँ, पशुओं की विभिन्न टाइप की बीमारियों के रोग और प्रबंधन के लिए। और जैसा कि आज मुझे आप लोगों के चैनल के थ्रू माध्यम से ये मौका मिला है कि पशुपालकों की समस्याओं के निवारण के लिए एवं घाव एवं घायों के मैनेजमेंट की संबंधित बात करने के लिए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर आपका भी। सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगी, घाव हम किसे कहते हैं और पशु में होने वाले घाव कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हमारे शरीर का सबसे या प्रमुख या बहुत बड़ा वो कहें अंग है जो स्किन है, जिसको त्वचा कहते हैं। और जब हमारी इस त्वचा में किसी प्रकार का नुकसान होता है, और नुकसान ये बाहरी एवं आंतरिक हो सकता है, उसके बहुत सारे कारक होते हैं। और उन कारकों के जब ये त्वचा में हमारे नुकसान होकर जख्म बनता है, और इस जख्म को ही हम घाव कहते हैं। ये ज्यादातर दो प्रकार के होते हैं, बाहरी एवं आंतरिक। बाहरी में आपने देखा होगा कई बार चोट लग खरोच जाना, या कोई बहुत डीप स्किन कट गई हो या त्वचा कट गई हो, या आंतरिक में मोदी चोट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर खून का धब्बा बन जाता है, नीला कलर का हो जाता है। लेकिन बाहर से वो बिल्कुल देखने में कुछ उसमें अलग से दिखता नहीं है, लेकिन अंदर उसको मोती चोट लगी होती है, उससे उसकी त्वचा को नुकसान या आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। अब ये तो हो गया घाव घाव के प्रकार, लेकिन आपने कहा घाव कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो घाव 6-7 टाइप के प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कहूँ, पहला होता है लेसरेटेड वुंड, जिसको कहें जब एनिमल या हमारा पशु जब कई बार घिसट जाए या इस तरह की कोई चोट लगे जो उसकी स्किन को डैमेज हो जाए, तो उसमें इस तरह के घाव देखने को मिलते हैं। दूसरा हो गया है इंसाइज वुंड, या जिस तरह के कंडीशंस में कई हम शार्प कोई हथियार है जो कहें घुमा हुआ हथियार है, उससे हम उसको कट मार दें। कई बार होता है देखा धोखे से, या कई बार जानबूझ के दुश्मनी के लिए हम इस चीज का उपयोग करते हैं, उसकी स्किन कट जाए, उसके अंदर की त्वचा कट जाए। तो इस तरह के घाव होते हैं, जैसे मैं खरोंच का बता ही दिया। इसके अलावा बंदूक, कई बार जानवरों को हम देखते हैं कि आपसी लड़ाई के कारण जानवरों को बंदूक से भी मार देते हैं, तो उसको गन शॉट बोलते हैं। इस तरह के भी गुंड बनते हैं। जलने, धोखे से जानवर किसी झोपड़ी में बंधा हुआ है और आग लग जाए, इस तरह के घाव से भी जानवर की त्वचा को हानि होती है। कहें कई बार जानवरों को देखते हैं कि हम, जैसे हाथी है, इस तरह के जो सर्कस में पहले यूज होते थे, उनको हम किसी नुकीले हथियार से कोंच कोंच के उसको हम जानवरों को ट्रेंड करते थे काम करने के लिए। या हम देखते हैं बैलगाड़ियों में ये उपयोग करते हैं, तो जानवर को एक पर्टिकुलर किसी नुकीले हथियार से उसको जब स्किन में एक ही जगह पे बार बार पेंटेट करते हैं, तो वहां पे इस तरह की कोंचने से घाव बन जाते हैं। और लास्ट में कहें पेंटेटिंग वुंड, जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट बहुत नुकीले हथियार में जानवर का पैर रख गया हो या गिर गया हो उसके ऊपर, तो उससे उसके काफी अंदर हथियार को चला गया हो, उससे घाव बन जाता है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के या कारक होते हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के जानवरों में देखने को मिलते हैं। जी सर। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि घाव किस प्रकार से पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है? देखिए, जब पशु स्वस्थ होगा तभी उससे हम अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। जी। अगर पशु में घाव है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, तो उससे कहीं ना कहीं उसके मिल्क प्रोडक्शन में या उसके ग्रोथ में ये कारक बनेगा, जिससे उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्षमता कम होगी। हमने जैसे इतने टाइप के घाव बताए हैं, अगर उसमें पशु को कोई भी एक घाव बनता है, तो जानवर को कई बार होता है कि घाव में इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें पस पड़ गई हो, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने के कारण से जानवर को फीवर भी हो जाता है।
और जानवर को जब फीवर होगा तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और कार्य क्षमता भी कम होती है। तो हम कहें कि घाव से प्रोडक्शन में एवं उसकी बढ़ने या ग्रोथ में भी, दोनों में उसमें प्रॉब्लम आती है। जी सर। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है कि घाव भरने की मूलभूत प्रक्रिया के बारे में बताइए आप। घाव भरने में सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो नेचर होता है एक हमारे बॉडी का या हमारे शरीर का। तो कई बार हमने देखा है कि सबसे पहले जब घाव बनता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लड का बहना स्टार्ट होता है। तो जो हमारा शरीर अपना खुद एक प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का इस घाव को बनने में मदद करता है। तो पहला अगर उसका चरण देखा जाए तो पहले चरण में हम देखते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है वो आपने देखा होगा कई बार कि ब्लीडिंग होना रुक जाती है। और ब्लीडिंग रुकना तभी होती है, वो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें समानता कुछ समय बाद जमने की क्षमता होती है। वो जम जाता है और जमने के बाद वो एक प्रकार से नेचुरल तरीके से उसको प्लग कर देता है जहां पे चोट लगी होती है। तो वहां पे घाव बनना, खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में वहां पे एक कोलेजन तंतु होते हैं। वो कोलेजन तंतु वहां पे एक प्रकार से उस घाव को सिलने का काम करते हैं। और जिसके सिलने से, अगर मोटा मोटा बोलूं, तो वहां से वो एक प्रकार से हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। और तीसरे में कहें तो जब घाव इस तरह का स्थिर हो गया तो हमारा शरीर में जो रेड सेल रहती हैं जिसको आरबीसी बोलते हैं, ये वहां पे जाके उसको हील करने में और कोलेजन फाइबर को बनाने में मदद करती हैं, ताकि वो वहां पे हीलिंग स्टार्ट हो जाए। और लास्ट में कहें परिपक्वता, जिसमें कहें कि ये घाव में आपने देखा होगा कि जब हमारा कई बार हमें घाव लगती है, पपड़ी जम जाती है, लेकिन वहां पे लालिमा आने लगती है। लालिमा मैं कहूँ पिंक कलर का होने लगता है और वहां पे खुजली स्टार्ट होने लगती है। तो ये परिपक्वता के सिम्टम है या साइन है जिसमें घाव हमारा भरने लगता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी हैं, ताकि हमारा जो घाव या हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में कभी भी बाहरी डैमेज होता है तो उससे हमारा नेचर उससे हमें प्रोटेक्ट करता है या बचाता है। जी सर। जी सर। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन यही है कि घाव होने पर पशुपालक प्राथमिक स्तर पर अपनी तरफ से किस प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। ये आपका बड़ा ही उचित क्वेश्चन है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों के भी सिलेबस में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का सरकार भी बड़ा ही योगदान दे रही है कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हमें सब लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा हॉस्पिटल दूर होता है या डॉक्टर्स की समय पर उपलब्धता नहीं हो पाती या एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं आ पाती। तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर हम देखे हैं कि एक्सीडेंट के केसेस में जो डेथ होती है वो ज्यादातर ब्लड या खून के बहने से होती है। तो अगर पशुपालक को अगर हमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो उससे हम एटलीस्ट खून बहना तो रोक सकते हैं। तो अगर हमारा पशु को कहीं मान लो चोट लगी है, उसका खून बह रहा है, रोड एक्सीडेंट हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा प्राथमिक उपचार का कारण है कि उसमें हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक कुछ भी साफ कपड़ा हो, रस्सी हो, इस तरह का हम जो मिल जाए हमें, गमछा हो, हम जहां घाव बह रहा है उसके ऊपर के हिस्से में टाइट नॉट बांध दें या टाइट कपड़ा बांध दें, ताकि और ज्यादा खून बहना रुक जाए। और उसके बाद हमारे पास कुछ भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में, चाहे वो सेवलॉन हो, डेटॉल हो, इस तरह की कोई चीज अगर अवेलेबल मिल जाती है तो हम उसको पानी में, साफ पानी में घोल के और उस घाव को साफ कर दें, ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और इतना करने के बाद हम अपने पशु चिकित्सक या एम्बुलेंस से कॉल करके हम इस जानवर की मृत्यु को रोक सकते हैं और जो घाव है उसको इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। मेरा पांचवा क्वेश्चन यही है कि घाव प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, पशुपालक अपने स्तर पर इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, घाव प्रबंधन में जैसे मैंने आपसे बोला कि पहले प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि अगर घाव में खून बह रहा है तो खून बहने को रोक दें। और अगर उसको साफ सफाई के लिए, कई बार होता है घाव में इन्फेक्शन जो धूल में है और या कहीं गंदी जगह पे लेटा हुआ है, तो वहां से इन्फेक्शन जानवर में आ जाता है उस घाव में। और फिर वो कुछ समय बाद पक जाता है और या कहीं उसमें डिस्चार्ज आने लगता है।
तो कोशिश करें, अगर जैसे मैंने कहा घाव को रोकने के लिए, खून को बहने के लिए कैसे रोक सकते हैं, इसके अलावा हमारे घर में और क्या अवेलेबल है जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध है। जैसे आपने देखा होगा सबके घरों में हल्दी उपलब्ध रहती है। अगर हल्दी को हमारे वेदों में बताया गया है कि बहुत एंटीसेप्टिक का काम करती है, इस हल्दी को भी हम उपयोग घाव को साफ करने में और घाव को बंद करने में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों को भी पानी में खौला के हम उसका पानी का उपयोग घाव को साफ करने में कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिटकरी है, फिटकरी का उपयोग भी हम घावों को में अगर ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर डाल के घाव को रोक सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारे पास जो घरेलू नुस्खे हैं उसका उपयोग करके हम अपने पशुओं की जो प्राथमिक चिकित्सा है वो घावों के लिए कर सकते हैं। जी सर। सर मेरा 6th क्वेश्चन यही है कि किस तरह के उत्पाद का प्रयोग बिना किसी जोखिम के पशुपालक प्राथमिकता चिकित्सा एवं घाव प्रबंधन में कर सकते हैं। देखिए, मैंने यह कहा प्राथमिक चिकित्सा में तो यही चीज उपयोगी है जो सबसे पहले आपके घर में या आपकी चारों तरफ अवेलेबल है ना। जी तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, नीम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गांव में अलग अलग जड़ी बूटियां या पेड़ उपलब्ध होते हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। जैसे तुलसी है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी का काम करता है। और और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमने कहा हर घर में डेटॉल अवेलेबल है, सेवलॉन अवेलेबल है, इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो हम कहें कि अगर घाव गंदा है, उसमें बहुत धूल लग गई है, तो हम साबुन का उपयोग करके, साबुन के पानी का उपयोग करके भी घाव को साफ करने में कर सकते हैं। और सफेद साफ कपड़े से उसको घाव को हम ढक सकते हैं जब तक कोई डॉक्टर अवेलेबल या उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा आप अगर थोड़ी और बेसिक नॉलेज चाहते हैं कि आपके घर में और क्या है, जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं हर्बल के। इसी तरह आप चाहें तो घरेलू चीजें हैं जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी, उनका उपयोग करके आप एटलीस्ट तब तक व्यवस्था कर सकते हैं जब तक कोई आपको प्राथमिक चिकित्सा के अलावा दूसरी चिकित्सा उपलब्ध ना हो पाए। ताकि घाव खुला रहेगा तो चांस ज्यादा रहते हैं उसके कंटेमिनेशन होने की, क्योंकि मक्खियां बैठती हैं और बाहर बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे रहते हैं, वो भी खुले घाव में बैठ के वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। मेरा 7वां क्वेश्चन यही है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है सर कि जो हम मतलब अपने पशुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं घाव पड़ने पर। देखिए, वैसे जानवर हैं, पशु हैं, उनमें कई बार होता है कि घाव तो होते ही रहते हैं जब वो चरने जाते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं, तो इस कारण से उनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या जख्म होते रहते हैं। तो मैंने कुछ प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया। इसके अलावा कुछ हर्बल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे आयुर्वेद का चर्मिल आता है, ये जेल फॉर्म में भी आता है और स्प्रे फॉर्म में भी आता है, और बड़ा ही इकोनॉमिक है, इसको इजिली अवेलेबल भी है। और ये एक प्रकार से कहें कई चीजों के लिए उपयोगी है। जैसे अगर कोई एंटीसेप्टिक वुंड हो गया है तो उसको एंटीसेप्टिक क्लीन करने के लिए काम आता है, मतलब घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर फंगस, या जो अब बारिश में हम फंगस देखते हैं, इसका भी इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस कारण इसके लिए भी ये उपयोगी है। और अगर हम इसमें कई बार होता है जिसको हम खौरा बोलते हैं, मतलब स्किन इन्फेक्शन होता है एक प्रकार का, तो उस तरह के इन्फेक्शन भी पशुओं में बारिश के टाइम ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो इनका चर्मिल है, स्प्रे या जेल, तो इसका उपयोग करके हम एज ए एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंजीसाइड और एक्यारीसाइड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जेल और स्प्रे के रूप में उपयोगी है। इसका उपयोग करने के लिए हमें बस केवल इतना प्रिकॉशन लेना है कि हम घाव हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से पहले उसको अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद कुछ नहीं करना, साफ हाथों से इस जेल को हम उस घाव पे लगा देते हैं, तो बहुत जल्दी हीलिंग होती है और पशु जल्दी स्वस्थ होता है। अगर हमें लग रहा है कि एक बार 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 जानवर हमें टच नहीं करने दे रहा, छूने नहीं दे रहा, तो हम स्प्रे का उपयोग भी कर सकते हैं। स्प्रे को हम दूर से ही उस घाव पे अगर हम स्प्रे कर देते हैं, और दिन में 2 बार ही करना है, तो इससे हम ना तो हम उसमें मक्खी बैठेंगी ना पस बनेगी, और वो घाव जल्दी भर जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का उपयोग, चर्मिल स्प्रे या जेल का उपयोग करके हम बिगर किसी डॉक्टर की सलाह के हम आराम से अपने घर में उपयोग कर सकते हैं इसका। जी सर। सर मेरा 8वां क्वेश्चन यही है, घाव भरने के शीघ्र एवं अधिकतम सफलता के क्या कारक होते हैं।
देखिए, कोई भी घाव है, अगर उसको भरना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्फेक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो हीलिंग की प्रोसेस को डिले करता है वो, जो हमने आपको 4 चरण बताए थे हीलिंग के। तो क्योंकि वहां पस बनने लगती है, स्किन डैमेज होती है, तो वहां पे ग्रेनुलेशन टिश्यू लालिमा नहीं आ पाती नॉर्मल तरीके से, और वो घाव फिर लंबे समय तक चलता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी पशुओं में जो घाव बनता है उसमें मक्खी बैठ जाती है, और मक्खी बैठ के वो मैग्नेटेड वुंड बन जाता है। तो उस मैग्नेटेड वुंड के कारण से भी फिर वो क्या होता है, जो मक्खी के बच्चे होते हैं वो उस मांस को उसके पशु के वहां पे वाले वो खाते हैं और घाव को बड़ा कर देते हैं। तो कई बार इस तरह की चीजें देखी गई हैं। तो मैं सबसे जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में बोला है कि आप पशुओं के घाव को आप सबसे पहले उसका ध्यान रखें कि उसको इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करें, चाहे मैंने कहा इतने सारे प्रोडक्ट बता दिए कि उसका उपयोग करके साफ सुथरा रखें। उसके अलावा चर्मिल स्प्रे के बारे में बता दिया कि पशु को 2 बार लें। अगर धोखे से हम इस तरह की ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इन्फेक्शन हो भी गया या मैग्नेट वुंड बन गए हैं, तो हम जैसे आयुर्वेद का चर्म हील आता है, चर्म हील मैग्नेटेड वुंड या जो मक्खियों के बच्चों के लिए ही रहता है, तो अगर हम इसको उपयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार उपयोग करना है। 1 से 2 दिन में सारे के सारे इसके बच्चे जो मक्खी के हैं वो मर जाएंगे या निकल जाएंगे। और फिर जब तक हम इसमें जो सड़ा हुआ मांस है जो मक्खियों के बच्चों ने डैमेज किया है, उसको फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मिलता है, एक सॉल्यूशन रहता है, उससे हम साफ करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक डैमेज टिश्यू या सड़ा हुआ टिश्यू वहां से नहीं निकलेगा घाव से, तब तक हीलिंग कभी नहीं हो पाएगी। तो हम सबसे पहले H2O2 का ही उपयोग करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके उसको डैमेज टिश्यू को निकालते हैं। फिर उसकी हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बीटाडीन या सेवलॉन या डेटॉल से करते हैं। और फिर हम उसमें एक लोकल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा चर्मिल का उपयोग कर सकते हैं, या कुछ जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है। तो इस तरह, और उसमें सफेद साफ सुथरा कपड़े को बांध के रखें ताकि मक्खी के बच्चे दोबारा ना बैठे। तो इसका उपयोग करके हम हीलिंग की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट या जल्दी कर सकते हैं। तो आपका पशु कभी भी परेशानी में नहीं आएगा। जी। तो आज का लाइव सेशन यही खत्म होता है, और आज मेरे को पूरा यकीन है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पशु के घावों के बारे में पता चला होगा, किस प्रकार के होते हैं और इससे कैसे बचाया जा सकता है अपने पशुओं को। तो मैं धन्यवाद करूंगी सर आपका कि आपने अपना समय दिया हमें। धन्यवाद सर। दिव्या, आपका भी धन्यवाद कि आपके चैनल के थ्रू हम पशुपालकों से संपर्क में आ सके, और हो सके तो मेरे जो नॉलेज है उनका जरूर उपयोगी रहेगा, और अपने पशुओं को वो घावों से बचा सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।